भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आज ही भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आज हम मेला आंचल उपन्यास का पार्ट 2 वीडियो क्लास लेकर आ गए हैं। इसके पहले हम मेला आंचल का पार्ट 1 वीडियो क्लास लाए थे, जिसमें हम लेखक का पात्र परिचय देखे। इसके अलावा मेला आंचल उपन्यास में जितने भी पात्र थे सभी पात्रों का परिचय देखे। इसके अलावा इसमें हम मेला आंचल उपन्यास में जितने भी विभिन्न स्थान थे उन स्थानों की भी चर्चा किए और जितने भी प्रमुख उसमें टोलियां थी सभी टोलियों की चर्चा किए। तो पार्ट 1 वीडियो आप जरूर देखना, तभी पार्ट 2 वीडियो देखना। उसके अलावा हम पार्ट 1 वीडियो में परिच्छेद 11 से लेकर 1 से लेकर 10 तक के कथा वस्तु को देखे थे। मेला आंचल उपन्यास जो है बहुत ही लंबी उपन्यास है। यह इसका जो परिच्छेद है पूरे 67 परिच्छेद और 2 भागों में बटा हुआ उपन्यास है। तो हम आज परिच्छेद 11 से इसका कथा वस्तु को देखते हैं। तो परिच्छेद 10 तक आपको पार्ट 1 में कथा वस्तु मिल जाएगा, तो पार्ट 1 वीडियो आप जरूर देखना। चलिए प्रारंभ करते हैं। परिच्छेद 11। यह परिच्छेद तंत्रिमा टोली से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? तो तंत्रिमा टोली से। तंत्रिमा टोली यानी भ्रष्ट टोली, जिसकी चर्चा हम पार्ट 1 वीडियो क्लास में कर चुके हैं। तंत्रिमा टोली जो थी वो मेरीगंज अंचल की सबसे भ्रष्ट टोली थी। यहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं और सभी का क्या है तो दूसरे मर्दों के साथ अवैध संबंध है। तो यह टोली एक प्रकार से सबसे भ्रष्ट टोली है। तंत्रिमा टोली में महगू दास के घर के पास सुरंगा सदा ब्रिज की कथा हो रही है। यानी परिच्छेद 11 में तंत्रिमा टोली में महगू दास जो है उसके घर के पास क्या हो रही है तो सुरंगा सदा ब्रिज की कथा हो रही है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य उसी को लेकर आए हैं। रेलवे में नौकरी करने वाला खलासी, यहाँ पर ला छूट गया है, खलासी का आगमन हुआ है। खलासी फुलिया से सगाई करने की बातचीत पक्की करने के लिए बार बार आ रहा है। तो याद रखना तंत्रिमा टोली में जो फुलिया भी रहती है तो फुलिया से सगाई करने की बात को पक्की करने के लिए बार बार खलासी कहाँ आ रहा है तो तंत्रिमा टोली आ रहा है। सगाई यानी वहाँ पर चुमोना भी मिलेगा, चुमोना सगाई एक ही बात होगा। तो खलासी जो है फुलिया से चुमोना करने के लिए अर्थात सगाई करने की बातचीत पक्की करने के लिए बार बार तंत्रिमा टोली आ रहा है। आगे देखिए, रमजू दास की स्त्री जो सभी औरतों और लड़कियों की क्या है तो सरदारिन है। सरदारिन कैसे है तो रजमू दास की स्त्री जो है, अभी हम आपको बताए थे तंत्रिमा टोली सबसे भ्रष्ट टोली है। यहाँ की जितनी भी लड़कियों से लेकर औरतें सभी क्या हैं, सभी का दूसरे पुरुषों के साथ अवैध संबंध है। तो सभी का यानी लड़की हो या औरत हो सभी का भेद कौन जानती है तो रजमू दास की स्त्री जानती है। इसीलिए सभी वहाँ की औरतें लड़कियाँ किससे डरती है? रजमू दास की स्त्री से डरती हैं, क्योंकि सबका भेद वो जानती है कि किसका अवैध संबंध किसके साथ है। तो ये रजमू दास की स्त्री है। आगे, फुलिया की माँ और रजमू दास की स्त्री में गाली गलौज हो रही है। यानी परिच्छेद 11 में ये भी है, फुलिया की माँ और रजमू दास की स्त्री में क्या होता है, गाली गलौज भी बहुत होता है। आगे, फुलिया जो है खलासी से बलदेव से सहायता मांगने को कहती है। यानी खलासी जो बार बार आ रहा है फुलिया से विवाह का पक्की करने के लिए, तो फुलिया कहती है खलासी से कि तुम बालदेव से जाकर मिलो, उसी से सहायता मांगो, वही कुछ कर सकते हैं। अगर वो मेरे माता पिता को जो कहेंगे तो मेरे माता पिता सुन लेंगे, इसलिए बालदेव से सहायता मांगने को कहते हैं। अब यहाँ देखिए खलासी कौन है तो खलासी फुलिया का चहेता है, सरकारी आदमी है और गुनी ओझा। गुनी ओझा मतलब वो ओझा गुनी का भी काम करता है, यानी ओझा गुनी का भी काम करता है और सरकारी आदमी है। फुलिया का चहेता है, फुलिया से क्या करना चाहता है तो फुलिया से चुमोना करना चाहता है, यानी फुलिया से सगाई करना चाहता है। फुलिया खलासी को माँ को खुश करने के लिए उनके लिए असली पीतल की बुलाकी लाने को कहती है। यानी परिच्छेद 11 के कथा वस्तु के अंत में फुलिया बोलती खलासी से कि मेरी माँ को अगर खुश करना है तो तुम क्या लेकर आना, पीतल यानी असली पीतल की बुलाकी लेकर उनके लिए लेकर आना, तभी माँ खुश होगी, तभी हमारी क्या चुमोना यानी सगाई पक्की हो सकती है। तो ये परिच्छेद 11 हुआ। अब परिच्छेद 12 में देखते हैं परिच्छेद 12 में क्या हुआ है। सभी परिच्छेद में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसी को लेकर आए, क्योंकि मेला आंचल उपन्यास का कथा वस्तु भी बहुत लंबा है। तो महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उन्हीं तथ्यों को लेकर आए हैं। तो परिच्छेद 12 में क्या हुआ है, यह परिच्छेद कबीर मठ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कबीर मठ। कबीर मठ आपको हम पार्ट 1 वीडियो जो नहीं देखे होंगे
वो एक बार देख लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कबीर मठ क्या है। फिर भी बता दे रहा हूँ, कबीर मठ जो है ये मेरीगंज अंचल का मठ है। यहाँ पर महंत सेवादास, उसका दास रामदास और उसकी दासीन लक्ष्मी रहती है कबीर मठ पर, वही कबीर मठ है। अब रामदास को नए महंती की टीका देने देने के लिए कौन आ रहे हैं, तो आचार्य गुरु आ रहे हैं। अब याद रखना, परिच्छेद 1 से 10 तक आप कथा वस्तु नहीं देखें, तो रामदास को नई महंती का टीका देने के लिए कौन आ रहे हैं, तो आचार्य गुरु आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि महंत सेवादास की मृत्यु हो चुकी है। अब उसका जो कहा जाता है कि गुरु का तो जगह चेला ही लेगा ना, तो रामदास तो महंत दास का चेला था, तो उसका महंती का टीका देने के लिए आचार्य गुरु कौन है, तो सभी महंतों के प्रकार से कह सकते हैं कि सभी महंतों के जो मालिक होते हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी जितने भी मठ हैं सभी मठों के मालिक होते हैं, और वे ही क्या कर रहे हैं, तो रामदास को नए महंती का टीका देने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, ये आचार्य गुरु का खबर लेकर कौन आया है, जो आचार्य गुरु आ रहे हैं ये खबर लेकर कौन आया, तो लरसिंह दास आया है। कौन आया है, कबीर मठ कौन आया, तो लरसिंह दास आया है। आचार्य गुरु आ रहे हैं इसका खबर लेकर, लेकिन परंतु यहाँ की संपत्ति को देखकर उसे लालच आ जाता है। परंतु यहाँ आने के बाद कबीर मठ को देखता है तो लरसिंह दास को क्या होता है, लालच आ जाता है। क्या आ जाता है, लालच आ जाता है। इतना ही नहीं, वो लक्ष्मी को देखकर और भी ज़्यादा लालची हो जाता है। वो चाहता है कि इस मठ का महत अगर मैं बन जाऊंगा तो सारा धन भी मेरा हो जाएगा और यह लक्ष्मी भी मेरी दासी हो जाएगी। तो उसके मन में लालच आ जाता है। परिच्छेद 13 में क्या हुआ है, तो इस परिच्छेद में तहसीलदार द्वारा सर्किल मैनेजर को घूस देकर गांव वालों पर नोटिस 58 भी लगाने की बात होती है। यानी इस परिच्छेद में तहसीलदार कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद मलिक द्वारा सर्किल मैनेजर को घूस देकर, घूस पहले के ज़माने में भी रिश्वत चलता था, तो घूस देकर गांव वालों पर नोटिस 58 भी लगाने की बात होती है। आगे क्या हो इस परिच्छेद में, तो जोतकी जी 4 बधुओं की चर्चा है। यानी जोतकी जी के कितने बधुए हैं, तो 4 बधुए हैं, और उसका एक पुत्र भी है जिसका नाम क्या है, राम नारायण है। क्या नाम है, राम नारायण नाम है। जो अपना नाम क्या बताता है सबको, नाम लरेन बताता है। और क्या बताता है, नाम लरेन बताता है। अगर इसकी तुलना हम गोदान उपन्यास के पात्रों से करें तो मेला अचल का जो जोतकी है वो गोदान उपन्यास का कौन है, तो दाता दिन है, और मेला आंचल का जो राम नारायण है वो गोदान उपन्यास का माता दिन है। तो इसकी तुलना अगर करें तो आगे कालीचरण के अखाड़े की भी चर्चा परिच्छेद 13 में हुई है। जहाँ पर शोभन मोची हमेशा ढोल पीटता रहता है, और उसी के ढोल से वहाँ अखाड़ा में सभी क्या करते, कुश्तियाँ लड़ते हैं। तो याद रखना, कालीचरण के अखाड़े की भी चर्चा परिच्छेद 13 में ही हुई है। परिच्छेद 14 देखते हैं इसमें क्या हुआ है, तो इस परिच्छेद में कमली का डॉक्टर प्रशांत के प्रति प्रेम का आकर्षण दिखाया गया है। परिच्छेद अगर पार्ट 1 वीडियो जो नहीं देखे होंगे वो बहुत मिस कर रहे होंगे, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबको पता है कि कमली किससे प्रेम कर रही थी, तो डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका हो गई थी। तो इस परिच्छेद में कमली का डॉक्टर प्रशांत के प्रति प्रेम का आकर्षण दिखाया गया। यानी प्रेम का आकर्षण अर्थात उससे बहुत अधिक प्रेम करने लगी है। कमली अपनी माँ से डॉक्टर प्रशांत को क्या कहती है, तो कमली अपनी माँ से डॉक्टर प्रशांत के बारे में क्या कहती है कि माँ, ये डॉक्टर जो है वो माटी का महादेव है। यानी माटी का महादेव डॉक्टर प्रशांत को कौन कहती है, तो कमली कहती है। कौन कहती है, कमली कहती है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। आगे तहसीलदार साहब डॉक्टर प्रशांत से डफ साहब, राजा भपूत, भोला बाबू, गुरुबंशी बाबू और शिवनाथ चौधरी की चर्चा करते हैं। यानी जब तहसीलदार साहब से उनका मेल मिलाप ज़्यादा हो जाता है तो अक्सर वे प्रतिदिन डॉक्टर प्रशांत तहसीलदार साहब के यहाँ चाय पीने के लिए जाते हैं। तो वहाँ जब चाय पीने के लिए जाते हैं तो चाय पीने के लिए बार हमेशा क्यों जाते हैं, तो आपको अनुमान लग ही गया होगा, क्योंकि कमली से भी वो प्रेम करते थे। तो वहाँ पर जाते हैं तो तहसीलदार साहब कौन है, तो कमली के पिताजी हैं। वे अब पुराने आदमी हैं, तो पहले एक आदमी का बात करेंगे, वे डॉक्टर डफ साहब, राजा भूपत, भोला बाबू, गुरुबंशी बाबू और शिवनाथ चौधरी की चर्चा डॉक्टर प्रशांत से करते हैं। अब ये सब आदमी कौन है, तो डफ साहब कौन है, तो डफ साहब के बारे में बताते तहसीलदार साहब कि राजा परबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर है। डफ साहब कौन है, तो राजा परबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर हैं। राजा भूपत कौन है, तो पोलो का खिलाड़ी है। क्या है,
पोलो का खिलाड़ी है। भोला बाबू कौन है? तो 30,000 बीघा के जमींदार हैं, यानी उस शहर के सबसे बड़े जमींदार कौन है? तो भोला बाबू हैं। और गुरुबंशी बाबू कौन है? वो एक किसान है। कौन है? तो वो एक किसान है। उसके बाद शिवनाथ चौधरी कौन है? तो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। और ये सारा जानकारी जो है, इन सभी का जानकारी डॉक्टर प्रशांत को किनके द्वारा मिलता है? तो तहसीलदार साहब के द्वारा मिलता है। अब परिच्छेद 15 देखते हैं। परिच्छेद 15 में क्या हुआ है? तो इस परिच्छेद की कथा का आरंभ बेतार सुमृत दास से होता है। बेतार सुमृत दास। अब ये कौन है? तो सुमृत दास जो है वो मेरीगंज अंचल में घर घर का खबर रखता है। सुमृत दास जो है वो मेरीगंज अंचल में, यानी वहाँ के गांव में घर घर का खबर रखता है। सुमृत दास को आज 3 बातें मिल गई हैं, यानी 3 बातें से पता चल गई है, 3 खबर उनको मिल गई है। ये 3 खबर क्या क्या सुमृत दास को मिल गई हैं? तो मठ पर आचार्य गुरु आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? तो मठ पर आचार्य गुरु आ रहे हैं। दूसरा खबर क्या उनको मिलता है? कल से खलियान खुलने वाला है। दूसरा समाचार मिलता है, दूसरा खबर, कल से खलिहान खुलने वाला है। और तीसरा जानकारी उससे प्राप्त होती कि बलदेव को गांव में कपड़ा, तेल और चीनी बांटने का काम मिला है। तो ये 3 खबर सुमृत दास को आज मिल गया है, 3 बात मिल गया है। इसके अलावा परिच्छेद 15 में गांव में विदापत नाच हो रहा है, इसकी भी चर्चा है। जिसे बलदेव क्या करता है? बलदेव को अच्छा नहीं लगता है और वह विदापत नाच देखने के लिए नहीं जाता है। विदापत नाच में तहसीलदार साहब, डॉक्टर प्रशांत सभी कुर्सी पर बैठ के देख रहे हैं। कालीचरण भी अपने दल के साथ बैठा हुआ है। सभी विदापत नाच देख रहे हैं, परंतु बालदेव नहीं जाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये नाच अच्छा नहीं है, यानी उनको अच्छा नहीं लगता है। परिच्छेद 16। तो इस परिच्छेद में बालदेव द्वारा मेरीगंज में कपड़ा बांटने की चर्चा है। क्या चर्चा है? तो इस परिच्छेद में बालदेव द्वारा मेरीगंज में कपड़ा बांटने की चर्चा है। कालीचरण बालदेव को कामरेड कहता है। क्या कहता है? तो कामरेड कहता है। परिच्छेद 17 में क्या हुआ है? तो यह परिच्छेद जो है कबीर मठ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? कबीर मठ। वही कबीर मठ जिस कबीर मठ पर महंत सेवादास, रामदास और उसके दासीन लक्ष्मी रहती है, वही कबीर मठ। और इस कबीर मठ पर क्या चर्चा है? तो इसकी पहले हम आपको बता दिए थे कि आचार्य गुरु आ रहे हैं रामदास को महंती का टीका देने के लिए। और ये खबर लेकर कौन आया था? तो हम आपको बताए थे, यह खबर लेकर लहरसिंह दास आया था। परंतु यहाँ का जो कबीर मठ का जब धन दौलत देखकर और लक्ष्मी को देखकर उसे लालच आ जाता है और वो क्या करता है? वह आचार्य गुरु को क्या करता है? तो आचार्य गुरु को अपने साथ ले लेता है, अर्थात अपने मिला लेता है। यानी पहले के समय में अगर इसको अभी से तुलना करें, घूस देना, तो वह भी रिश्वत देकर, चाहे जिस प्रकार वो रिश्वत दी हो, आचार्य गुरु को देकर उसे अपने साथ कर लेता है। तो मठ का महाधीश आचार्य गुरु कितने चेलों के साथ आए हैं कबीर मठ? तो 30 चेलों के साथ आए हैं। और इन 30 चेलों में देखो यहाँ पर थोड़ा सा इधर, इस 30 चेलों में एक नागा साधु भी है। कौन है? एक नागा साधु भी है जो अक्सर गालियों से बात करता है। कैसे बात करता है? तो गालियों से। यानी आचार्य गुरु 30 चेलों के साथ आए हैं कबीर मठ पर। उनके साथ एक और व्यक्ति है नागा साधु, जो क्या है, वो हमेशा मतलब बहुत कम कपड़ा पहनता है, उसके लिए नंगा भी बताया गया कि नंगा ही रहता है। और अक्सर जिस मठ पर भी जाता है गालियों से ही बात करता है। अब इसको फिर से देखेंगे तो मठ महाधीश आचार्य गुरु 30 चेलों के साथ मठ पर आकर लहरसिंह दास को नया महंत घोषित करते हैं। किसे घोषित करते हैं? तो लहरसिंह दास को घोषित करते हैं। अब लहरसिंह दास को घोषित क्यों करते हैं? क्योंकि लहरसिंह दास उन्हें कुछ ले देकर उन्हें खुश कर दिया था। किनको? आचार्य गुरु और नागा साधु को। परंतु कालीचरण का कारण, यानी कालीचरण के कारण क्या होता है? मठ का महंत रामदास ही बनता है। यानी कालीचरण के कारण ही मठ का महंत रामदास बनता है, क्योंकि बीच में कालीचरण खड़ा होते हैं और वे न्याय अन्याय को बताते हैं। अंत में न्याय ही होता है। वे नागा साधु और लहरसिंह दास दोनों को मार पीट कर भगा देते हैं और आचार्य गुरु भी बिना कुछ लिए, यानी नाखुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। और कालीचरण क्या करते हैं? तो कालीचरण फिर रामदास को मठ का महंत घोषित करते हैं। तो कालीचरण जो है यहाँ महत्वपूर्ण पात्र है। आगे आचार्य गुरु के साथ नागा साधु भी तो बता दिए, जो अक्सर गालियों से बात करता है। तो ये सारा चर्चा किस में हुआ है? तो परिच्छेद 17 में। यानी परिच्छेद 17 में याद रखिएगा, मठ के महाधीश आचार्य गुरु 30 चेलों के साथ आए हैं और वे लहरसिंह दास को कबीर मठ का महंत घोषित किए हैं, जिसे सभी लोग स्वीकार किए हैं। परंतु
कालीचरण स्वीकार नहीं करता है। कालीचरण का मानना ये है कि मठ का महंत वही बन सकता है जो महंत सेवादास का चेला हो, और महंत सेवादास का चेला कौन था? तो रामदास था। कौन था? रामदास था। तो अंत में वही बनता है। परिच्छेद 18 में क्या हुआ है? तो इस परिच्छेद में एक डॉक्टर प्रशांत द्वारा मेरीगंज के सभी गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। यानी परिच्छेद 18 में मेरीगंज में जितने भी गरीब लोग हैं सभी को डॉक्टर प्रशांत द्वारा मुफ्त में इलाज कराया जाता है। गणेश किनानी को सभी डायन कहते हैं, याद रखिएगा। गणेश किनानी को मेरीगंज में जितने भी लोग हैं जो अंधविश्वास को मानते हैं वे सभी गणेश किनानी को क्या कहते हैं? तो डायन कहते हैं। डॉक्टर प्रशांत गणेश किनानी को मौसी कहकर पुकारता है। क्या कहकर पुकारता है? तो मौसी कहकर पुकारता है, और उसके हाथ से बना खास किस्म का हलवा बनाकर क्या करता है? तो खाता है। तो कौन खाता है? तो डॉक्टर प्रशांत। परिच्छेद 19 में क्या हुआ है? देखिए, परिच्छेद जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परिच्छेद बाय परिच्छेद उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लेकर आए हैं। जहां से प्रश्न बनते हैं उसी को लेकर आए हैं। तो परिच्छेद 19 में क्या हुआ है? गांव में सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव खासकर संथालों की ओर अधिक है। यानी सोशलिस्ट पार्टी जो है, आपको अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखेंगे उसे देख लेंगे, क्योंकि मेरीगंज अंचल में प्रमुख रूप से 3 पार्टियां थी, जिसमें से एक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी भी थी। तो गांव में सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव खासकर किन पर? संथालों की ओर अधिक था। सोशलिस्ट पार्टी का झंडा कैसा था? तो सोशलिस्ट पार्टी का जो झंडा था वह लाल झंडा था। कैसा झंडा? लाल झंडा। गरीबों, महरूमों, मजदूरों के खून से रंगा हुआ झंडा, ये लाल झंडा है। ये सोशलिस्ट पार्टी का लाल झंडा है। लाल पताका के साप्ताहिक संपादक चिंगारी जी भी मेरीगंज आए हुए हैं। अभी चिंगारी जी कौन है? तो लाल पताका के साप्ताहिक संपादक हैं। इनका नाम चिंगारी जी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये अक्सर मुंह में तंबाकू लिए, मतलब अभी के समय में बोलते हैं सिगरेट पीना या बीड़ी पीना, हमेशा ये पीते रहते हैं, इसीलिए शायद इनका नाम क्या पड़ा है? तो चिंगारी जी नाम पड़ा। यहाँ पर गा छूट गया है, चिंगारी जी नाम पड़ा है। और लाल पताका के ये क्या है? तो संपादक हैं। तो परिच्छेद 19 में क्या क्या हुआ है? तो सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव संथालों पर अधिक हो गया है। सोशलिस्ट पार्टी का झंडा कौन सा है? तो लाल झंडा है। और सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि यह गरीबों, महरूमों, मजदूरों की रंग से रंगा हुआ लाल झंडा है। यह लाल झंडा है, सोशलिस्ट पार्टी का लाल झंडा है। और ये भी उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को एक ही रंग में रंगनी चाहिए, और वो रंग है लाल झंडा। परिच्छेद 20 में क्या हुआ है? तो इस परिच्छेद में कमली का डॉक्टर प्रशांत के प्रति प्रेम का भाव बहुत तेज होने से होता है। यानी अब प्रेम था कमली और प्रशांत में, तो प्रेम का भाव तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने व्यक्ति प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ते जाता है। तो कमली का जो प्रेम है वो डॉक्टर प्रशांत के प्रति जो प्रेम का भाव बहुत ही तेज हो गया है। जैसे आजकल के ज़माने में जब कोई प्रेम करते नहीं बोलते हैं हम उसके बिना नहीं जी सकते, ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसा ही होने वाला है। कमली का जो भी है डॉक्टर प्रशांत के प्रति प्रेम का भाव बहुत ही तेज होने से होता है। वह रोज़ प्रशांत को पत्र लिखती है, और कितना बार? तो 5 से 7 बार पढ़कर फिर फाड़ देती है। वह रोज़ प्रशांत को पत्र लिखती है, और कैसा पत्र? तो प्रेम पत्र लिखती है, और 5 से 7 बार पढ़कर स्वयं पढ़ती है और फिर फाड़ देती। कितना बार? तो 5 से 7 बार। इसी परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत को घोड़ करेत सांप के काटे जाने से बाल बचे जाने से होता है। यानी डॉक्टर प्रशांत जो है वो घोड़ करेत सांप के काटे जाने से बाल बच जाता है। यह भी चर्चा इसी परिच्छेद में हुआ है। अब सांप कितना लंबा था? तो 2.5 हाथ लंबा था। लोगों का मानना ये था कि गणेश की नानी ने ही इस सांप को डॉक्टर प्रशांत के लिए भेजी है, क्योंकि सबको माना था वो डायन है, और उस डायन का मंत्र भी 2.5 हाथ का होता है, यानी 2.5 आखर का जो भी है होता है। इसलिए वो सबको मानना था कि गणेश की नानी ने ही डॉक्टर प्रशांत को मारने के लिए घोड़ करेत सांप भेजा है। यानी सभी लोग उसको डायन मानते थे। रात को प्रशांत भोजन कमली के यहाँ करता है। यानी इसी परिच्छेद में रात को डॉक्टर प्रशांत जो भोजन करता है वो किसके यहाँ करता है? तो कमली के यहाँ ही करता है। परिच्छेद 21 में क्या हुआ है? तो इस परिच्छेद में फुलिया का सहदेव मिसिर से अवैध संबंध का पता चलता है। फुलिया खलासी, याद है ना? तो फुलिया का चुमोना खलासी
खलासी फुलिया से चुमौना कराने के लिए बार बार तंत्रिमा टोली आता है। अब यहाँ फुलिया का सौदे मिसिर से अवैध संबंध का पता चलता है इस परिच्छेद में, जिसमें सौदे मिसिर को लोग क्या करते हैं, जब फुलिया के साथ पकड़ लेते हैं तो सौदे मिसिर को सभी पेड़ों में रस्सी से बांध भी देते हैं। अब सौदे मिसिर के पास महगू दास कौन है, तो फुलिया का पिता, याद रखना फुलिया का पिता कौन है, तो महगू दास है। तब महगू दास का अंगूठे का टीप है सादा कागज पर, और इसी का फायदा सौदे मिसिर उठा रहा है। यानी सौदे मिसिर के पास, महगू दास के पास अंगूठे का टीप है सादा कागज पर, जिसके कारण वो कुछ भी करता है तो महगू दास बेचारा चुप ही रहता है। यहाँ तक कि जब पंचायत होता है तो पंचायत में वह झूठ बोलता है कि सौदे मिसिर मेरे यहाँ कुछ और काम से आया था, है ना। आगे देखिए क्या होता है। अब बैठक में कालीचरण यह फैसला सुनाता है कि फुलिया का खलासी से चुमौना करा दी जाए। यानी बैठक में अंत में जब कालीचरण सुनाता है, क्योंकि फैसला तो हो जाता है कि सौदे मिसिर उनके यहाँ कुछ काम से गया था, है ना, परंतु जब कालीचरण जब पंच का काम करता है, पंच बनता है, और जब वह कुछ डर दिखाता है काली माता का, यानी माता का, पंचों का डर दिखाता है, पंच में परमेश्वर रहते हैं उसका डर दिखाता है, तो महगू दास फुलिया सभी सच सच बतला देते हैं। और क्या बतलाते हैं कि उसका सौदे मिसिर के साथ अवैध संबंध है। और अवैध संबंध का कारण क्या है, तो अंगूठे का टीप। वो अंगूठे का टीप का फायदा उठाते हुए यानी महगू दास को परेशान करता है, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं सकता है। अंत में सभा में, पंचायत में महगू दास को यह दिलासा दिया जाता है कि तुम्हें डरना नहीं है, उसके पास अगर अंगूठे का टिप है तो तुम्हारे साथ क्या है, तो तुम्हारे साथ इतने सारे क्या हैं, तो इतने सारे जो साथ देने वाले हैं ये सभी तुम्हारी गवाही बनेंगे। परिच्छेद 22, यह परिच्छेद कबीर मठ से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो कबीर मठ से संबंधित है। महंत सेवादास के मरने के बाद मठ पर भजन, बीजक पाठ और सत्संग लक्ष्मी ही संभालती है। कौन संभालती है, लक्ष्मी ही संभालती है। यानी पहले जब महंत सेवादास थे तो सब वो संभालते थे, साथ में लक्ष्मी साथ देती थी, परंतु अब महंत सेवादास जब इस दुनिया से चले गए तो ये मठ पर भजन, बीजक पाठ, सत्संग जो कुछ होता है सब लक्ष्मी ही संभालती है। अब मठ पर कौन कौन दो लोग रह गए, तो रामदास और लक्ष्मी। अब महंत रामदास एक रात लक्ष्मी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, परंतु असफल रहता है। यानी एक रात लक्ष्मी को वो अपने हवस का शिकार रामदास बनाना चाहता है। उसे गुरु अमृत का वचन भी सुनाती, परंतु वो नहीं मानता है और उसे अपना दास ही बनाना चाहता है, परंतु लक्ष्मी उसे असफल कर देती है। और उसी समय बालदेव क्या होता है, तो मठ पर चरखा सेंटर खोलने के लिए 10 रुपये चंदा के लिए आता है, तो लक्ष्मी उसे 10 रुपये चंदा देती है। यानी बलदेव को लक्ष्मी चरखा सेंटर खोलने के लिए 10 रुपये का नोट देती है चंदा के रूप में। अब यहाँ बलदेव और लक्ष्मी याद रखिएगा, ये दोनों का क्या है, ये आपस में प्रेम करते हैं, अंत में गृहस्थी भी बसाते हैं। परिच्छेद 23, इस परिच्छेद में तहसीलदार साहब सिंह जी और खिलावन यादव को अनाज में भरपूर कमाई होती है। इस परिच्छेद में तहसीलदार साहब सिंह जी और खिलावन यादव को अनाज में भरपूर कमाई होती है। धान जब्ती कानून के डर से तहसीलदार साहब धान को छिपा कर रख देते हैं। यानी धान जब्ती कानून आने वाला है, जब इसके डर से क्या करते हैं, तहसीलदार साहब धान को छिपा कर रख देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। मेरीगंज के लोगों को चरखा सेंटर सिखाने के लिए चरखा मास्टर और चरखा मास्टरनी मंगला देवी आई है। यानी मेरीगंज में चरखा सिखाने के लिए चरखा सेंटर के मास्टर भी आए हुए हैं और चरखा सेंटर की मास्टरनी मंगला देवी भी आई हुई हैं। तहसीलदार साहब कांग्रेस का 400 रुपये का मेंबर बनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब कांग्रेस का राज हो गया है, तो वे क्या करते हैं, तहसीलदार साहब 400 रुपये देकर कांग्रेस का मेंबर बनते। वो बोलते हैं कि चवनिया मेंबर तो सब बनते हैं, हम कैसे हैं, तो हम 400 रुपये का मेंबर हैं। यानी वह 400 रुपये देकर मेंबर बनते हैं। वासुदेव कांग्रेस पार्टी को खिचड़ी पार्टी कहता है। क्या कहता है, तो वासुदेव जो है वो किस पार्टी का ये कार्य करता है, तो ये सोशलिस्ट पार्टी का कार्य करता है। और कांग्रेस पार्टी को क्या कहता है, यह पार्टी खिचड़ी पार्टी है। यह कैसी पार्टी है, खिचड़ी पार्टी है। परिच्छेद 24, इस परिच्छेद में मेरीगंज में होली पर्व मनाया जा रहा है।
यानी परिच्छेद 24 में क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है कि मेरा आंचल उपन्यास के किस परिच्छेद में होली पर्व का त्यौहार मनाया जा रहा है या वर्णन है, तो परिच्छेद 24 में। यानी मेरीगंज में होली पर्व मनाया जा रहा है। फुलिया का चुमोना खलासी से हो गया, ये भी पता चलता है। फुलिया का चुमोना किससे हो गया, तो खलासी से हो गया है। डॉक्टर प्रशांत पर सबसे पहले रंग कौन डालता है, तो कालीचरण डालता है, ये भी याद रखना। डॉक्टर प्रशांत पर सबसे पहले रंग कौन डालता है, तो कालीचरण डालता है। डॉक्टर प्रशांत अबीर के चंदे के रूप में कालीचरण को कितना देता है, तो कालीचरण को 10 रुपये देता है। और परिच्छेद के अंत में, यानी इस परिच्छेद 24 परिच्छेद के अंत में डॉक्टर प्रशांत और कमली का होली खेलने से होता है। यहाँ ये भी याद रखिएगा, पिछले बार होली में, यहाँ चर्चा इसी परिच्छेद में, जब पिछले बार होली हुआ था तो कमली बेहोश हो गई थी। क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी, पर इस बार बेहोश नहीं हुई, जिसके कारण उसकी माता बहुत खुश थी। यह यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि मेला आंचल उपन्यास में वह कौन सा पात्र है जो बेहोश हो जाता है, तो याद रखना कमली। परिच्छेद 25, इस परिच्छेद में बावन दास का भारत माता के प्रति चिंता का भाव से होता है। बावन दास बालदेव जी से क्या कह रहा है कि भारत माता अब रो रही है। क्या कर रही है, भारत माता अब रो रही है। क्यों कहता है, क्योंकि इस परिच्छेद में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता जो एक समय देशद्रोही थे, आज वे कांग्रेस के अच्छे पदों पर हैं। यानी इसी बात को लेकर बावन दास को बहुत दुख होता है और वह कह रहा है कि बलदेव जी आज भारत माता क्या कर रही है, तो भारत माता रो रही है। रामकिशुन बाबू की पत्नी आभा रानी बावन दास को बावन भगवान कहकर संबोधित करती है और अमर भगवान को ना मारो। जब सिपाहियों द्वारा बावन दास पर लाठियाँ चलाई जाती है तो वो लाठी को क्या करती है, खुद आभा रानी अपने पीठ पर ले लेती है और बोलती है हमार भगवान को ना मारो। एक बार मंच पर बावन दास के भाषण में नेहरू जी माइक ठीक करते हैं। यानी जब बावन दास मंच पर पहुंचता है, बावन दास कैसा है, तो मात्र 1.5 हाथ का व्यक्ति है, बहुत ही छोटा आदमी है। तो एक बार जब वो मंच पर पहुंचता है भाषण देने के लिए, तो मंच का माइक बहुत लंबा होता है, जिसके कारण उसके मुख तक नहीं आ पाता है। तो जब उसे छोटे भी करते हैं तभी उनके मुख पर नहीं आ पाता, मुख के पास। तो अंत में नेहरू जी क्या करते हैं, नेहरू जी खुद उस माइक को खोलकर बावन दास के मुंह के सामने कर देते हैं, जिसके कारण पेपर के हेड लिस्ट में छपता है माइक ऑपरेटर नेहरू। 1942 में कचहरी में हवाई फायरिंग के समय बावन दास क्या करता है, विजयी तिरंगा शान से लहरा देता है। तो ये सारा चर्चा किस में हुआ, तो ये सारा चर्चा परिच्छेद 25 में हुआ है। क्या क्या, तो बावन दास को भारत माता के प्रति चिंता का भाव है, वह बलदेव से कह रहा है कि बलदेव जी भारत माता अब रो रही है। क्या करे, रो रही है। इसके अलावे वो भाषण देना भी अब सीख गया है, वो भाषण भी सभाओं में भाषण भी देने लगा है। परिच्छेद 26 में क्या हुआ है, तो इस परिच्छेद में विश्वनाथ प्रसाद मलिक का तहसीलदारी से इस्तीफा और बाद में हरगोरी सिंह का नया तहसीलदार बनना। अर्थात याद रखिएगा, इस परिच्छेद में विश्वनाथ प्रसाद जो है वो तहसीलदारी से इस्तीफा दे देता है, जिसके बाद हरगोरी सिंह नया तहसीलदार बनता है। कहाँ का, तो सबको पता है, राजा परबंगा का नया तहसीलदार। कालीचरण और वासुदेव के नज़रों में पुराने तहसीलदार कौन थे, पुराने तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मलिक नागनाथ थे, और नए तहसीलदार को क्या मानते हैं, तो नए तहसीलदार को, यहाँ पर दार होगा, दार को सांपनाथ मानते हैं। अर्थात उनका कहना है कि दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही पूंछ के बने हुए हैं, यानी दोनों से जनता परेशान ही रहेगी। यानी पहले को नागनाथ कहते हैं, तो दूसरे को जो नया बनते हैं हरगोरी सिंह को सांपनाथ कहते हैं। परिच्छेद 27 में क्या हुआ है, तो डॉक्टर प्रशांत को अपनी माँ याद आ रही है। डॉक्टर प्रशांत को क्या हो रही है, तो डॉक्टर प्रशांत को अपनी माँ याद आ रही है। गांव में हैजा फैलने का खतरा देखते हुए डॉक्टर प्रशांत हैजे का टीका लगवाने की घोषणा करता है। यानी जब डॉक्टर प्रशांत को लगता है कि गांव में हैजा फैलने वाला है, तो क्या करता है, वह गांव के सभी लोगों को हैजा का टीका लगवाने की घोषणा करता है। पहले दिन कालीचरण की मदद से 750 लोगों को टीका लगता है। यानी कालीचरण कैसा व्यक्ति था, पूरा बलवान था, शक्तिशाली व्यक्ति था, तो उसी के सहायता से गांव के 750 लोगों को टीका मिलता है। अब मेरीगंज के कुओं में भी क्या किया जाता है, हैजे का दवा डाला जाता है।
ये सारा कुछ किस में होता है, परिच्छेद 27 में हुआ है। परिच्छेद 28 में क्या हुआ है, तो इस परिच्छेद में लगभग गांव के सभी लोगों को हैजा बीमारी नहीं होती है, उससे वो दूर हो जाते हैं, और 2-4 को का होता है, बाकी सभी लोग स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें हैजा बीमारी अपने पकड़ में नहीं लेता है। बावन दास को लोग अवतारी आदमी कहते हैं, यानी मेरीगंज के व्यक्ति बावन दास को क्या बोलते हैं, यह एक अवतारी आदमी है। कमली डॉक्टर प्रशांत के साथ अस्पताल देखने जाती है, यानी कमली फिर धीरे धीरे जब दोनों का प्रेम बढ़ गया है तो कमली डॉक्टर प्रशांत के साथ डॉक्टर प्रशांत का अस्पताल देखने के लिए जाती है। परिच्छेद 29 में क्या हुआ है, तो इस परिच्छेद में सीखा पर्व, कौन सा पर्व, तो सीखा पर्व के अवसर पर कल मेरीगंज अंचल में मछली मारा जाएगा। क्या मारा जाएगा, तो मछली मारा जाएगा। यह सूचना के साथ होती है, यह खबर के साथ होती है। बलदेव का लक्ष्मी के प्रति आकर्षण में और ज़्यादा बढ़ोतरी, और इस परिच्छेद में बलदेव का लक्ष्मी के प्रति आकर्षण में और अधिक बढ़ोतरी हो रही है। उधर कमली का डॉक्टर प्रशांत के प्रति प्रेम में बढ़ोतरी हो रही है, इधर बलदेव का लक्ष्मी के प्रति, और दोनों अंत में गृहस्थी भी बसाते हैं, है ना। और परिच्छेद 30 में क्या हुआ है, तो इस परिच्छेद में अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत की प्रशंसा होती है। अखिल भारतीय मेडिकल गजट में डॉक्टर प्रशांत की प्रशंसा होती है। डॉक्टर प्रशांत की प्रेरणा स्रोत कौन है, तो ममता है। कौन है, ममता है। और इस परिच्छेद में कोठी के जंगलों में लकड़ी काट रहे संथालिन औरतों ने क्या किया, एक चीते को कुल्हाड़ी और दाव से मार डाला। क्या किया, एक कुल्हाड़ी और दाव से मार डाला, यहाँ तक कि वो घायल भी हो गई। और जब उसका इलाज डॉक्टर प्रशांत कर रहे थे तो वो सभी हंस रही थी, जिससे डॉक्टर प्रशांत को अचरज हो रहा था। तो हम परिच्छेद 30 तक लेकर आए थे। नेक्स्ट बार अगले वीडियो हम चाहेंगे कि जितना भी परिच्छेद है 67 परिच्छेद, यानी 30 से बचा हुआ जितना भी परिच्छेद है सभी परिच्छेद को एक ही वीडियो में लेकर आ जाऊं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो क्लास अंत करने से पहले आपको एक बार और बता दूं, वीडियो क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, और जो भी साथी अभी तक भारती विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए वे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके चैनल का लिंक अन्य दोस्तों के पास भेजें। और भारतीय विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, जहां आप प्रतिदिन टेस्ट दे सकते हैं। सिर्फ 200 रुपये प्रति महीना है, यानी मात्र आपको 200 रुपये देने हैं, और पूरे 1 महीना आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, सुबह और शाम। बहुत ही बेहतर है, जरूर जुड़ें। सभी साथियों को तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द हम पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे।